बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, आपकी नज़म नंबर 4 हमने शुरू की हुई है, जिसका नाम है नमूद सुबह। मीर बबर अली अनीस शायर का नाम है और ये एक मरसिया है। मरसिया कहते हैं ऐसी शायरी को, ऐसी नज़म को जो किसी की वफ़ात पर लिखी जाए। तो मीर बबर अली अनीस की सारी शायरी जो है वो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर है। मैदान करबला में जब उनको शहादत नसीब हुई तो उस पर मीर बबर अली अनीस ने मरसिए लिखे और सारी उम्र उनके आबाओ अजदाद, उनके दादा वगैरह भी मरसिए लिखा करते थे। तो इस तरह मीर अनीस जो हैं उनका तकरीबन तमाम ख़ानदान मरसिया निगारी की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो ये आज का जो हमारा मरसिया है, इसका ये नज़म का नाम है नमूद सुबह। मरसिया बहुत लंबी नज़में होती हैं, 200, 300, 400 बंद पर भी मुश्तमिल होती हैं। तो मरसिए के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। आज जो हम लोगों ने हिस्सा पढ़ना है, इसको चेहरा कहा जाता है। यहाँ से मरसिया शुरू होता है। तो मीर बबर अली अनीस ने मरसिया जो लिखा है, आज हमने बंद नंबर 3 पढ़ना है। नमूद सुबह नज़म का नाम है, नज़म नंबर 4 है। तो इसमें ये हमने मरसिए का पहला बंद पढ़ लिया है, दूसरा भी पढ़ लिया और आज हमने तीसरा बंद पढ़ना है। इसमें मीर अनीस ने ज़्यादातर ये बताया है कि जैसे ही सुबह होती है, मैदान करबला की सुबह किस कदर खूबसूरत थी, उसके बारे में उन्होंने बयान किया है। कुछ मुबालगा आराई से काम लिया है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बातों को बयान किया है शायर ने, लेकिन ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मोहब्बत और एहतराम में वो पूरे का पूरा नक्शा जो है वो अपनी आंखों में इस तरह से बसाया है कि वही नक्शा वो हमें भी दिखाना चाहते हैं। तो बंद नंबर 3 है, बहुत ही आसान है। यूं गुलशन फलक से सितारे हुए रवां, चुन ले चमन से फूलों को जिस तरह बागबां। वो कह रहे हैं आसमान के गुलशन से यानी गुलशन बाग से सितारे इस तरह चले गए, रवां चले गए, चुन ले चमन से जैसे बाग से बागबान माली जो है वो फूलों को चुन लेता है, इस तरह से आसमान के बाग से सितारे अपने घरों को रवाना हो गए। एक बात ये भी बता दी जाए कि बंद में जितनी भी नज़में हैं ये भी आपके पेपर में आएंगी, इनमें से कोई से भी 2 मिसरे आपको वो तशरीह के लिए देंगे। आई बहार में गुले महताब पर खिजां, गुल महताब कहते हैं चांद को, गुले महताब का मतलब है चांद सा, चांद का फूल। और जो आई बहार में जो चांद का चेहरा था वो जैसे ही उसकी हुक्मरानी खत्म हुई, रात की हुक्मरानी खत्म हुई तो चांद के चेहरे पर खिजां छा गई। इसमें 2 लफ्ज बहार और खिजां इस्तेमाल किए हैं, यानी कि शायर ने सनत तजाद का इस्तेमाल किया है। मुरझा के रह गए समरो शाखे कहकशां, और कहकशां मुख्तलिफ सितारों के झुरमट को कहा जाता है। उन उस पे जो भी फल और शाखें थी यानी कि उसके इर्द गिर्द के सारे सितारे थे वो भी मुरझा गए। उनको पता लग गया कि हमारी हुक्मरानी खत्म होने लगी है और सुबह नमूदार होना शुरू होने लगी है। दिखलाए तौर बादे सहर ने समूह के यजमुर्दा होके रह गए गुंचे नजूम के। नजूम कहते हैं सितारों को। बादे सहर सुबह की ठंडी हवा ने जैसे ही अपने जो हैं वो पर फैलाए, साथ ही जो सितारों के जो हैं गुच्छे हैं, सितारों के गुंचे हैं, सितारों के गुलदस्ते हैं, वो यज़मुर्दा होकर रह गए, वो बिल्कुल मुरझा कर रह गए। अब हम तशरीह शुरू करेंगे। मीर अनीस कादरुल कलाम शायर हैं। शायरी उनके घर की मीरास थी। मीर अनीस ने मरसिया गोई में जो महारत हासिल की वो आला मुकाम शायद ही किसी और को नसीब हुआ हो। मुसव्विर रंगों से तस्वीरें बनाता है मगर मीर अनीस ने लफ्ज़ों से तस्वीरों में रंग भरे हैं। उनके हर मरसिए का आगाज़ दिलकश मंजर कशी से होता है। ये नज़म मीर अनीस के मरसिए का इब्तदाई हिस्सा है जिसे चेहरा कहा जाता है। इस नज़म में मीर अनीस ने मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद का मंज़र बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। इस बंद में शायर बहुत खूबसूरती के साथ तलुए सुबह का मंज़र पेश करते हुए कहता है कि आसमान के बाग से सितारे रुखसत हो गए। शायर ने आसमान को बाग से और सितारों को बाग के फूलों से तशबीह दी है। शायर कहता है कि एक बाग दुनिया में ज़मीन पर मौजूद है और एक बाग आसमान पर है। ये बाग सितारों की वजह से रोशन और चमकदार रहता है। उसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे। रुए ज़मीन पर जल रहे तेरे चिराग हैं और आसमां पे खिलते सितारों के बाग हैं। शायर कहता है कि जैसे ही रात की हुक्मरानी खत्म होने को आती है तो एक एक करके सितारे आसमान से यूं रुखसत होने लगते हैं जैसे माली अपने बाग से सारे फूलों को तोड़ ले या फूलों को चुन ले तो बाग खाली हो जाए। ऐसे ही आसमान का बाग सितारों से खाली हो जाता है। शायर ने इस बंद में चांद को फूल से तशबीह देते हुए कहा है कि चांद जो पहले आसमान पर अपनी पूरी आबोताब से चमकता है और पूरे आसमान के हुस्न में इजाफा करता है। सुबह के नमूदार होते ही चांद के खूबसूरत चेहरे पर खजा के आसार नजर आने लगते हैं। इस मिसरे में शायर ने सनत तजाद का इस्तेमाल करते हुए
بہار اور خزاں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاند بہار کے پھول کی طرح مسکراتا ہوا پورے آسمان کی شان بنا ہوتا ہے، مگر صبح کے آثار دیکھتے ہی چاند کا چہرہ خزاں کے پیلے پتوں کی طرح مرجھا جاتا ہے۔ ریلیونٹ شعر لکھیں گے: چاند تنہا ہے فلک پر مگر کتنا روشن ہے، اس کے ہونے سے ہی سارا جہاں منور ہے۔ اس طرح آسمان پر چاند اور ستاروں کے علاوہ کہکشاں بھی موجود ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے ستارے آسمان پر ایک مخصوص ترتیب سے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں کہکشاں کہا جاتا ہے۔ نمود صبح کے آثار کے ساتھ ہی کہکشاں، اس کی شاخیں اور اس کے پھل مرجھا جاتے ہیں، جیسے درخت پر لگے پھل مرجھا جاتے ہیں۔ پھر بعد سحر یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے، مگر یہاں شاعر نے میدان کربلا کی صبح کو بیان کیا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میدان کربلا کی صبح گرم ہوا یعنی لو چلتی ہے۔ اس لو سے آسمان کے سارے ستارے مرجھا جاتے ہیں۔ آسمان پر کہکشاں، چاند، ستارے سب گرم ہوا کے چلتے ہی مرجھا کر جھلس جاتے ہیں۔ ستاروں کے گلدستے بھی مرجھا جاتے ہیں، کیونکہ صبح اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ صبح کی حکمرانی کے ساتھ ہی رات کی حکمرانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ریلیونٹ شعر لکھیں گے: ہے عجب صبح کے منظر کی فضا، چل رہی ہے جو وہ ٹھنڈی سی ہوا۔ اس طرح سے عزیز طلبہ، نظم نمبر 4 نمود صبح، جو کہ میر بابر علی انیس کا لکھا ہوا ایک مرثیہ ہے، اس کے بند نمبر 3 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ یہ سارے کے سارے نوٹس ہمارے اپنے تیار کرتا ہے، کسی بھی ریلیونٹ گرامر سے نہیں لیے گئے، بہت آسان الفاظ میں تشریحات تیار کی گئی ہیں، اور جتنے بھی اشعار ہیں یہ بھی سارے جو ہیں وہ ریلیونٹ لکھے گئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی تشریح جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔